अभी पिछले सेशन में हम एग्जांपल्स कर रहे थे मेडिकल परक्विजिट की, वापस से वही चल के करते हैं। ये हमारा स्लाइड, ये एग्जांपल हम देख चुके हैं, कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, है परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। मेडिकल परक्विजिट ही कर रहे हैं हम, जो कि इस परक्विजिट की कैटेगरी में आता है। कहा गया है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालिए इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय एक्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर ने उसको क्या फैसिलिटी दिया है? एम्प्लॉयर ने उसके इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का 6,000 का जो रुपए था वो रीइम्बर्स कर दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम था उसके और उसके वाइफ के लाइफ पर। अब इसको मुझे लिख के कराने की जरूरत नहीं है, इस एग्जाम्पल में बहुत सिंपल है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा था। आई विल टेक यू बैक टू द चार्ट। ये रहा चार्ट। Health insurance premium incurred or reimbursed by the employer on the health of employee or family is fully exempt without any limit। तो ये 6,000 रुपए इन्होंने रीइम्बर्स किया है। अगर इन्होंने 60,000 या 1,60,000 रुपए भी रीइम्बर्स किया होता तो उस पे भी नील होता टैक्सेबल, जीरो होगा टैक्सेबल, क्योंकि ये फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरी छूट होती है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the employer maintains a hospital for the employees where they and their family members are provided free treatment। Point to be noted first, ये जो हॉस्पिटल है ये मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि ये इस चार्ट के जो हमने यहाँ पे किया था पहले कैटेगरी में, जहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है फॉर द ट्रीटमेंट्स कैरिड आउट ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स। अगर वो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, अप्रूव्ड हो या स्पेसिफाइड डिजीज के लिए हो, तो यहाँ मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसलिए यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट विदाउट एनी लिमिट होता है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कहा गया है कि जो फैसिलिटीज उन्होंने अवेल की थी वो था, पहला एक्स के मेजर सन पे, मेजर माइनर, 18 साल से कम के जो होते हैं वो माइनर होते हैं और 18 से पहले मेजर होते हैं। फैमिली के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स का मेजर सन, इसके ऊपर कितना खर्चा किया है? 4400। दूसरा दिया हुआ है खुद का ट्रीटमेंट, एक्स ने अपने ट्रीटमेंट पर खर्च करवाया है, जो फैसिलिटी ली है उसकी वैल्यू थी 10,400। तीसरा, एक्स के छोटे पापा या अंकल जो हैं उनकी ट्रीटमेंट करवाई है। अब क्या ये जो अंकल हैं या छोटे पापा हैं ये डेफिनेशन ऑफ फैमिली में आते हैं? डेफिनेशन ऑफ फैमिली क्या कहती थी? फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल परक्विजिट, पार्टनर, बच्चे, कितने भी बच्चे, अनलिमिटेड बच्चे, और पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट होने चाहिए, और सिबलिंग्स वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए। चाचा ताऊ मामा की तो बात ही नहीं थी। सो इनके जो अंकल हैं इनको बेनिफिट तो इसने फ्री में दिलवा दिया एम्प्लॉयर के थ्रू, बट इस पे छूट नहीं है, तो ये जो पैसा है ये फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मिसेज एक्स, इनकी वाइफ, ये तो डेफिनेशन ऑफ फैमिली में आती ही है। इनका ट्रीटमेंट करवाया है 16,000 का, ओके। फिर एक्स की विडोड सिस्टर है, विडोड सिस्टर जो कि डिपेंडेंट ऑन हिम है। अब सिस्टर्स, सिबलिंग्स और पेरेंट्स आते थे, सिर्फ वही सिबलिंग्स और वही पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय हो, सो ये भी अलाउड है। एक्सेस की जो सिस्टर है, एक्सेस सिस्टर, इसके ट्रीटमेंट पर जो खर्चा हुआ है 8200 का, ये भी अलाउड होता है। लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस हैंडीकैप्ड नेफ्यू, भले ही हैंडीकैप्ड है बट नेफ्यू लिखा हुआ है, डिपेंडेंट भी है,
बट नेफ्यू जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। भतीजा भांजा फैमिली के डेफिनेशन में आता ही नहीं है। सो भले ही इन्होंने फ्री में इलाज तो करा लिया, बट जो इलाज कराया है उस बेनिफिट पर इनको टैक्स देना होगा, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। सो लेट्स सी, विल सॉल्व इट। Now these are the particulars जो मैंने क्वेश्चन रीड करते वक्त नोट किया था। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर नेक्स्ट शीट पे जाके हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व आप खुद से कर लेना, मैं यहाँ पर बस डिस्कस कर लेती हूँ। एक्स का मेजर सन जो कि डिपेंडेंट है उसके ऊपर, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट बच्चे और अनलिमिटेड बच्चों पे अलाउड है। सो जो 4400 है ये एग्जेम्प्ट होगा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। फिर खुद के इलाज पर ये जो है ये भी अलाउड है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्स के अंकल छोटे पापा वो अलाउड नहीं है, तो जो बेनिफिट आप ले चुके हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिसेज एक्स अपनी वाइफ, स्पाउस इज अलाउड। सो ये जो 16,000 रुपए इनके ऊपर खर्च हुआ है इस पे भी कोई टैक्स नहीं देना। एक्स की सिस्टर जो विडोड है और डिपेंडेंट थी इस पे, इनके ऊपर जो 8200 खर्च हुआ है ये भी अलाउड है। रिमेंबर, सिबलिंग्स भाई बहन और पेरेंट्स जो भी डिपेंडेंट हो उनका खर्चा भी अलाउड है। एक्स का नेफ्यू जो कि डिपेंडेंट है और हैंडीकैप्ड है, क्योंकि ये फैमिली के डेफिनेशन में नहीं कवर्ड है, इसलिए इसके ऊपर जो खर्च हुआ है वो टैक्सेबल होगा। सो ऑल इन ऑल हमारा टैक्सेबल क्या है, हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या है? टैक्सेबल है एक्स के अंकल पे जो 9200 खर्च हुआ है और एक्स के नेफ्यू पे जो 5000 खर्च हुआ है। सो अमाउंट टैक्सेबल वुड बी amount taxable would be 9200 and 5000, that is 14,200 रुपीज जो है ये टैक्सेबल है। 14,200 रुपीज जो है टैक्सेबल है। वापस से चलते हैं अपने स्लाइड पे, प्रेजेंटेशन पे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू निकालिए परक्विजिट की, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, कंडीशंस क्या है? कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया है, कैंसर स्पेसिफाइड डिजीज में आता है। कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया है उसकी मैरिड डॉटर का। अब डॉटर जो है वो मैरिड है तो डेफिनेटली उस पर डिपेंडेंट नहीं होगी, लेकिन बच्चा डिपेंडेंट हो या ना डिपेंडेंट हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है फैमिली के डेफिनेशन में, फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ मेडिकल परक्विजिट। सो मैरिड डॉटर के कैंसर के ट्रीटमेंट पे जो खर्चा किया गया है वो अलाउड है। ये हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में किस कैटेगरी में आ रहा है? कैटेगरी 1 में, जहां फुल्ली एग्जेम्प्ट विदाउट एनी लिमिट होता है। अगर जो हॉस्पिटल है वो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, अप्रूव्ड हो या फिर किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए हो। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ये इन्होंने करी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, और एम्प्लॉयर ने उस पर 1 लाख रुपए खर्च किया है। तो जो 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने खर्च किया है ये एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि स्पेसिफाइड डिजीज के लिए किया गया है। एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ अमाउंटिंग टू ₹40,000। अब उसने अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है जिसपे 40,000 रुपए का खर्च आया है एम्प्लॉयर का, ये कहाँ कराया है? ना एम्प्लॉयर के कुछ दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब ना ये हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर था, ना गवर्नमेंट था, ना लोकल अथॉरिटी था, ना ही तो कोई स्पेसिफाइड डिजीज थे और ना ही अप्रूव्ड थे, बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन्ड। because nothing has been mentioned. So since nothing has been mentioned, ये जो अमाउंट है इस पे कितना होता है टैक्सेबल लिमिट, इसमें कितना होता है एग्जेम्पशन लिमिट? ओनली 15,000। सो 40,000 में से
15,000 रुपए पे छूट है और बाकी के जो 25,000 हैं वो टैक्सेबल होगा। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन में, इस केस में डॉटर के ऊपर जो 1 लाख रुपए का खर्चा आया है एम्प्लॉयर का, ये नॉट टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये स्पेसिफाइड डिजीज के लिए एक स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में कराया गया है। वहीं खुद के ऊपर, ओन या सेल्फ के ऊपर जो खर्चा आया है 40,000 का, जो खर्चा रीइंबर्स कर दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयर की जेब से गया, एक बेनिफिट ही मिला। क्योंकि ये उन पांचों कंडीशंस में से, पांचों केसेस में से कहीं पे भी नहीं है एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 15,000 होती है। एग्जेम्प्ट सिर्फ 15,000 होगा, तो टैक्सेबल कितना होगा? 25,000। 40,000 का बेनिफिट मिला है, 25,000 अलाउड है या एग्जेम्प्ट है, तो बचे हुए 25,000 जो हैं ये टैक्सेबल होंगे। सिंपल था ये क्वेश्चन। सो मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल पर्पसेस के यही केसेस होते हैं, इसके बियॉन्ड कोई कंडीशंस होता नहीं है। मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स कराए उसमें सबका सारे एस्पेक्ट्स का इनपुट दे दिया था। सो इसी के साथ हमारा पर्क्विजिट जो है उसका 2/3 पोर्शन हमने कर लिया। पर्क्विजिट्स को ब्रॉडली हमने डिवाइड किया था। वैसे पर्क्विजिट्स जो कि टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज होते हैं ये हम कर चुके। फिर कुछ ऐसे पर्क्विजिट्स जो कि टैक्सेबल अप टू अ लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज होते हैं, ये हमने कर लिया। फिर हम करते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ पर्क्विजिट्स, जो कि होते हैं इन काइंड बेनिफिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये अराइज होता है। और इनकी कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं जो कि टैक्सेबल होती हैं? पहली बेनिफिट कि इनको एम्प्लॉयर की तरफ से स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट मिल जाए, या इनको एम्प्लॉयर की तरफ से गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री में मिल जाए, या इनको एम्प्लॉयर की तरफ से बच्चों की एजुकेशन फ्री में मिल जाए, या फिर इनको गाड़ी फ्री में मिल जाए। अब इससे पहले कि हम ये जो 4 कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स हमको करना है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होते हैं जिनके लिए ये टैक्सेबल होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 3 कहता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो है वो कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसके पास 20% और मोर वोटिंग राइट, वोटिंग पावर्स हो इन द कंपनी, वोटिंग राइट्स हो इन द कंपनी, या फिर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जो हो वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 तक तो ठीक था। पॉइंट नंबर 3 के आने का मतलब है कि सारे ही एम्प्लॉयज जो हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो गए। ऑलमोस्ट सारे ही एम्प्लॉयज जो हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो गए। मतलब वो जो 4 बेनिफिट्स हमें बता रहे थे, चिल्ड्रन एजुकेशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोटर कार और स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट की, वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। क्योंकि 50,000 से जिसकी भी सैलरी ज्यादा है, अगर उनको ये बेनिफिट मिल रहा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए से कम जिनकी सैलरी होगी उनको वो बेनिफिट ही क्यों मिलेगा? जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से कम होगी उनको थोड़ी ना आने जाने के लिए गाड़ी दी जाएगी, लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती वाली, या फिर उनको थोड़ी ना स्वीपर, वॉचमैन और गार्डनर दिया जाएगा। फिर जो 3rd क्लॉज इन्होंने डाल दिया ना अपने सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, ऑलमोस्ट सभी लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आ जाएंगे, जिनको अगर वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। और सैलरी का क्या मतलब है? एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन ₹50,000 है ना, तो यहाँ सैलरी का मतलब है सारे टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी वो पर्क्विजिट्स हो या अलाउंसेस हो या फिर बेसिक हो, बेसिक पे हो आपकी, आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 क्या होता है? सेक्शन 16 ना आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? जब मैं आपको अलाउंसेस करा रही थी, और अलाउंसेस में मैंने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस कराया था।
तब आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 करते हैं, इसलिए उसको पहले ऐड कर दिया जाता है सैलरी में, फिर ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। ऐड सभी की सैलरी में की जाएगी और डिडक्ट सिर्फ उनकी सैलरी में से किया जाता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। सो क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का जिक्र कर लिया, तो ये डिडक्शन होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। डिडक्शन अंडर 16 जो होता है, इसके अंदर 3 टाइप के डिडक्शन आते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमें नहीं देना क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन डिलीट कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2005 के तहत। फाइनेंस एक्ट 2005 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी डिलीट कर दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में भी जैसे आपने देखा होगा, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आता है एट द रेट ऑफ 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसा डिडक्शन होता है जो सभी लोगों को सामान्य परसेंटेज पर सामान्य रूप से दिया जाता है। सो ये डिडक्शन सैलरी से हटा दी गई थी। दूसरा डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस आप पहले कर चुके हैं, अलाउंसेस के अंदर मैंने आपको करा दिया था। तीसरा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, अगर प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर कोई भी पैसा एम्प्लॉई ने या एम्प्लॉयर ने पे किया है, एम्प्लॉई के बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर पे कर दे या एम्प्लॉई अपना खुद पे कर दे, तो उसका डिडक्शन मिलता है। ये जो डिडक्शन है ये उसी साल में मिलता है जिस साल में वो टैक्स पे किया गया हो। अगर ये जो अगर ये जो पैसा है ये पिछले साल का था या अगले साल का है और पे इसको अभी किया जा रहा है करंट ईयर में, तो करंट ईयर में ही सारे पेड पैसों का डिडक्शन क्लेम किया जाएगा। ठीक है, डिडक्शन बनता है मेरा इस साल का, प्रोफेशनल टैक्स ड्यू है इस साल का, बट मैं उसको पे कर रही हूँ, मैं उसको पे नहीं कर रही, मैं उसको पे नहीं कर रही हूँ इस साल, तो आई कैन नॉट क्लेम डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, चाहे वो जो पेमेंट की गई है वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने दिया है आपके बदले, तो ये तो एक बेनिफिट हो गई, जाना तो ये आपकी जेब से चाहिए था, लेकिन आपके बदले एम्प्लॉयर दे रहा है कि आपका कोई ऐसा खर्चा था जो आपको करना था लेकिन अब आपको ये नहीं करना पड़ रहा, तो एक बेनिफिट है, फैसिलिटी है, परक्विजिट हो गई इन अ वे। तो पहले इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, अगर एम्प्लॉयर ने आपके बदले ये दे दिया तो पहले तो इसको बेनिफिट के तौर पे अपने ग्रॉस सैलरी में ऐड कर लो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशनल टैक्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर प्रोफेशनल टैक्स, और ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिए प्रोफेशनल टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो इफेक्ट इसका नील ही आ रहा है, ऊपर जाके ऐड किया और नीचे जाके डिडक्ट किया, but then that's how you are supposed to be presenting it. You have to show it that you know you've received it from the employer. So ये हो गया deductions under section 16. अब जब हमें specified employee कौन होते हैं समझ में आ गया है, तो हम finally move on कर सकते हैं to our next topic, which is in kind benefits taxable for specified employees. सिंस इसके अंदर हमें 4 कैटेगरीज पढ़ने हैं, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मोटर कार। सो एंड चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मोटर कार जो है ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस आपका सैलरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सैलरी के कुछ 8-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन विल बी डन विद सैलरी। तो मैं चाहूंगी कि जब हम इन काइंड बेनिफिट्स करें टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो हम चारों बेनिफिट्स को एक साथ करें। So let's just stop today's class here itself, and we'll continue from in-kind benefits in the next class.